हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यह चर्चा हम प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स के बारे में। फर्स्ट जो की फीचर था फेडरलिज्म, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम सेकंड की फीचर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। देखो बच्चों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट एक सुनने में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, पर इतना ही कॉम्प्लेक्स है नहीं। क्यों नहीं है, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हर एक काम को करने का एक तरीका होता है, हर एक काम को करने का तरीका होता है। जैसा कि आपको स्कूल जाना है, स्कूल जाने के लिए आप बाय बस जा सकते हैं, ओके, आप पैदल जा सकते हैं, आप बाय बाइसिकल जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको जाना कहाँ है, स्कूल, और स्कूल जाने के लिए आपने 3 मेथड्स का यूज कर लिया है। ठीक उसी तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट को काम कराने के लिए, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कराने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, नाम बहुत बार सुना होगा पर आपके अभी सिलेबस में ये इतना है नहीं। सेकंड आता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो इंडिया के अंदर फॉलो नहीं किया जाता और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंडिया के अंदर फॉलो की जाती है। थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आता है डेमोक्रेसी के अंदर, जिसका नाम है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बात आती है कि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमें इसके ऊपर फोकस तो करना है, पर पहले हम है ना इसको थोड़ा समझते हैं कि आखिर पार्लियामेंट क्या होता है। जैसा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके अंदर हम कई सारे रूल्स लिख देते हैं, कई सारे लॉज और रेगुलेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो चलो अब बात आती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1947 के अंदर बना दिया है, खत्म कहानी, 1947 के बाद हो गया। पर क्या 1947 के बाद उन एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर कभी कोई चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं आई होगी कि नहीं सर ये जो रूल्स है ना वो 1947 के अकॉर्डिंग तो ठीक थे, पर अब हमें ना इसको कुछ चेंज कर देना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस लेके आने चाहिए, या फिर कुछ नए जो लॉज है, कुछ नए जो रूल्स है ना वो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करने चाहिए। तो बात आती है कि अब ये कौन ऐड करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो 1947 के अंदर बनती है, 1950 के आसपास में वो खत्म भी हो जाती है। तो सर अब क्या करेंगे, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम चेंज कैसे लेकर आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नए रेगुलेशन लॉज को कैसे लेकर आएंगे। तो सवाल का जवाब है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या करती है, लॉज को बनाती है, नए लॉज को बना भी सकती है, साथ ही साथ जो पुराने लॉज हैं उनके अंदर चेंजेस भी कर सकती है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि पार्लियामेंट क्या है। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट एक फंक्शनल बॉडी होती है जो हमारी नेशन के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर फंक्शनिंग का काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उन्हें हम इलेक्ट करते हैं और वह जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट जाके लॉज को बनाते हैं, इसे ही हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो चलो क्लियर हो चुका होगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। अब हम थोड़ा है ना और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करें उससे पहले जरूरी होगा थोड़ी ग्लोसरीज के बारे में देख लेते हैं कि आखिर रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव्स कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। रिप्रेजेंटेशन, ये आपको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये हमारे नेता हैं। नेता कैसे हैं, जैसा कि ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ठीक है, ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। ग्रुप ए के कुछ आइडियाज अलग है, कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है। ठीक उसी तरीके से जो ग्रुप बी है उसके भी आइडियाज अलग है, कल्चर्स अलग है, अब चीजें बहुत सारी अलग अलग है, ठीक है। अब मैंने कहा कि हमें रूल्स बनाने हैं। अब रूल्स बनाने हैं तो ऐसा तो है नहीं कि इस ग्रुप के अंदर भी 100 मेंबर्स हैं, इसमें भी 100 है, ये सारे के सारे पहुंच जाएंगे लॉज बनाने के लिए, ठीक है, तो पॉसिबल है नहीं। तो इसके बिहाफ पे क्या किया जाता है कि इन 100 लोगों में से एक पर्सन को चुन लिया जाता है। ठीक उसी तरीके से इन 100 लोगों में से भी एक पर्सन को चुन लिया जाता है। यह जो एक एक बंदे हैं, ये जो इनके लीडर्स हैं, वो आगे जाते हैं और लॉज को बनाते हैं और उन्हें ही हम हमारा रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स का तो क्लियर हो गया होगा। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट इन्होंने किया, इस बी ग्रुप को रिप्रेजेंट इन्होंने किया। ये थे चंगू, ये थे मंगू। चंगू और मंगू चले गए लॉज बनाने के लिए, खत्म कहानी। रिप्रेजेंटेटिव समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के बारे में बात हमने स्टार्टिंग में कर ली है, डिस्कशन कर लिया है। पार्लियामेंट वो जगह है जहां पे नए लॉज को बनाया जाता है और जो एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं उनके अंदर चेंज किया
जा सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट एक फंक्शनल बॉडी है जो हमारे कंट्री के अंदर हमारे स्टेट को रन कराने का काम करती है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का वो काम करती है। बस हो गया ग्लोसरी के अंदर इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। एक डेफिनेशन है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, काम करने का एक तरीका है, विच पीपल इलेक्ट, जिसके अंदर काम किस तरीके से किया जाता है कि लोग इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वह जो रिप्रेजेंटेटिव्स है पार्लियामेंट जाते हैं और पार्लियामेंट जाके वो लॉज बनाते हैं। ठीक है, इतनी सी स्टोरी है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ठीक है, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर हम एक ग्राफ देख लेते हैं, या फिर हम ये कहें कि कुछ है ना बेसिक हम देख लेते हैं कि आखिर ये काम कर कैसे रहा है। तो देखो स्टार्टिंग में कौन है, जनता है, पीपल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री की बात की जा रही है। पार्लियामेंट के लिए सबसे पहले जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन मेंबर्स को कैसे चुना जाता है हम वो देख लेते हैं। जनता जो है वो हमारे पिक्चर में आती है। जनता जो है वो अपने वोट को कास्ट करती है, मतलब अपने वोट को देती है। अब अपना वोट ये जिसे भी देगी उसे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव बना देगी। अब यह जो रिप्रेजेंटेटिव है ये आगे कहाँ पहुंचने वाले हैं, पार्लियामेंट में, और वही कहानी पार्लियामेंट में जाने के बाद वो क्या बनाएंगे, लॉज को बनाएंगे। कोई लंबी कहानी नहीं थी, बस यही है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कई बार बच्चों के मनों में क्वेश्चन आता है कि सर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हमने समझ लिया है, कई वो जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और आपने बोला था एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कई बार इसके बारे में भी क्वेश्चन बच्चों के मनों में आ जाते हैं। देखो बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हिस्ट्री के अंदर आप कई बार देखोगे, हमारे सिविक्स में भी कई जगह पे इसके बारे में बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोनार्की के साथ क्या कर रहा है, कोएग्जिस्ट कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ हमें मोनार्की भी देखने को मिलती है, राजा का शासन भी देखने को मिलता है, जैसा कि ब्रिटेन में हमें देखने को मिलता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझना इतना जरूरी नहीं है, पर समझ लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट लॉज बनाते हैं, वैसे ही अगर पार्लियामेंट से वो पावर हम प्रेसिडेंट को दे देते हैं, प्रेसिडेंट लॉज बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही क्या होता है, पावर होता है, तो उसे हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखने को मिल जाती है। चर्चा का विषय यह है कि सर इनमें से बेटर कौन सा है, तो सर चर्चा का विषय भले ही कुछ भी हो, ठीक है, पर बात हमें करनी है किसके बारे में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में ही, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में ही बातें करते हैं, हम क्योंकि इसे ही फॉलो करते हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यह जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यह रिप्रेजेंटेटिव्स आके हमें कहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट होती है ना वो भी 3 तरीके की होती है, या 3 टायर्स इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वो आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया है, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने इलेक्ट किया है, वो जाने वाले तो पार्लियामेंट है, ओके, पर पार्लियामेंट तो सिर्फ हो जाएंगे किसके लिए, रूल्स रेगुलेशन को बनाने के लिए, पर वह किसका पार्ट होंगे, वह पार्ट होंगे गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट है ना 3 लेवल्स की होती है, 3 टायर गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पूरे नेशन के लिए जब लॉस बनाने होंगे, अगर तब हम पार्लियामेंट जाते हैं तो उस गवर्नमेंट को हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी होती है अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फिर अब हम आगे देखते हैं कि सर जब हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एसेंस हमने देखा है कि उसमें हम लोगों को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यह जो इलेक्शन है ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझने के लिए। ठीक उसी तरह हमें समझना होगा यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या होता है, यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, एडल्ट मतलब जो 18 प्लस हो, सफरेज मतलब वोटिंग राइट्स। आखिर ये जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने हैं, जो पार्लियामेंट में जाके लॉज बनाएंगे, किसी गवर्नमेंट का ये हिस्सा होंगे, आखिर इन्हें चुना कैसे जाए, या फिर इन्हें कौन चुन सकता है। तो जैसा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हमारे लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है कि हर वह व्यक्ति जो 18 प्लस है वो अपने वोट को कास्ट कर सकता है। ठीक है, भले ही उसकी कोई भी कास्ट क्यों ना हो, भले ही वो किसी भी रिलीजन को फॉलो क्यों ना करता हो,
भले ही वो किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा क्यों ना हो, अगर वो 18+ है तो वो वोट दे सकता है। इसीलिए आप लोगों के मनों में एक क्वेश्चन हमेशा आता होगा कि सर जब कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि वोटिंग राइट तो सबके लिए है, तो हमारे यहाँ जब नंबर आता है, मतलब आप तो 8 क्लास के बच्चे हो, ठीक है, तो आप लोग ये सोचते होगे कि हमें वोट क्यों नहीं दिया देना जाता। तो ठीक उसी तरीके से हमें यह ध्यान रखना है कि अगर आप 18+ हो तभी आप वोटिंग में पार्टिसिपेशन कर सकते हो। अगर आप 18+ नहीं हो तो आप वोटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। तो 8 क्लास के बच्चे हो आप और आप 18+ नहीं हो, इसलिए आप कभी भी अभी तक वोटिंग के अंदर नहीं गए हो। ओके, पर हमें यह समझना होगा कि इंडिया के अंदर जो भी 18+ है वो वोट कर सकता है। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन, कुछ भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 18+ होना जरूरी है। अब बात आती है कि सर ये यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया के अंदर क्यों अप्लाई किया गया। तो देखो, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि सर सबको देने की कहां जरूरत थी, कुछ लोगों को हम बोल देते कि हाँ आप हमारा जाके वोट देके आ जाना, हमारे लिए काफी होगा, हमारी तरफ से आप ही ये वोट दे देना, ठीक है। तो ऐसे में तो हमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की जरूरत ही नहीं होती। पर इसको लाया क्यों गया, क्योंकि जब हमारे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि हमारी जो जनता है उस जनता को डेमोक्रेसी चाहिए और उस डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि जनता के पास पावर हो। ओके, अब जनता में सभी कम्युनिटीज आ रही थी, सभी रिलीजन्स आ रहे थे, सभी सारी जितनी भी चीजें हमें, जितने भी ह्यूमंस दिख रहे थे हमारे इंडिया के अंदर, जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हमें दिख रहे थे, उन सभी के पास क्या थी, उन सभी के पास एक पावर थी। और वो पावर क्या थी, वो पावर थी डेमोक्रेसी की। अब यह जो डेमोक्रेसी की पावर है इसको हम कैसे विजुलाइज तो कर चुके थे, पर कैसे हम इसे एक्चुअल फॉर्म में लेकर आते, तो उसको एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए, उस पावर को एग्जिस्ट कराने के लिए हमें सभी को वोटिंग राइट्स देने की जरूरत थी। और यही हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स ने फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर समझ लिया था कि फ्रीडम स्ट्रगल चल रहे हैं। अब जो ये मास है ना, मास का मतलब बात की जा रही है जनता की। जनता जो है तैयार हो चुकी है कि हर एक व्यक्ति जो 18+ हो उसे वोटिंग राइट दे दिया जाए, ठीक है। साथ ही साथ इंडिया के अंदर सभी लोगों को, मतलब भले ही कास्ट कोई सा भी हो उनका, कोई सा भी उनका रिलीजन क्यों ना हो, पर उनको वोटिंग राइट देना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन होने की संभावना हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज्यादा प्रिवेल हो जाती है। इसी कारण से यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में आता है। पर फिर भी हम बात कर लेते हैं कुछ इसकी नीड्स की। आखिर क्या नीड थी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की नीड को हम समझते हैं टू ब्रेक द क्लचेस ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट, क्लास, जेंडर हियरार्की। अब इंडिया में क्या था ना, इंडिया एक ऐसा नेशन है जहां पे है ना कास्टिज्म भी फॉलो किया जाता है, इंडिया के अंदर जेंडर हियरार्की भी फॉलो की जाती है, इंडिया के अंदर कई सारे रिलीजन भी फॉलो किए जाते हैं। ओके, अब ऐसे में हम यह देखते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर कास्टिज्म की वजह से डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, लोगों के अंदर भेदभाव की भावनाएं देखने को मिलती है। कास्टिज्म के अंदर एक जो क्लास है, एक जो कास्ट है वो अपन को अपर कास्ट कहती है और दूसरी जो कास्ट है वो अपने आप को लोअर कास्ट कहती है। अपर कास्ट जो है लोअर कास्ट को अपने बराबर नहीं समझता है, उसे वो हमेशा डिस्क्रिमिनेट करता है। तो इससे निपटने के लिए जरूरी था कि हमें है ना अपर कास्ट को और लोअर कास्ट को दोनों को ही हमें क्या देने थे, वोटिंग राइट देने थे। ओके, वोटिंग राइट किससे देने थे, हमें दोनों को ही देने थे। अगर दोनों के पास वोटिंग राइट्स होते तो दोनों की पावर्स कैसी हो जाती, इक्वल हो जाती। दोनों की पावर्स अगर इक्वल हो जाती तो उन्हें इक्वालिटी सोसाइटी में देखने को मिलती और सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन अपर कास्ट ने शुरू किया था लोअर कास्ट के साथ, वो भी एंड में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और क्या आ जाएगी, इक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया। डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, इक्वालिटी को लाने के लिए हम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर अप्लाई करते हैं। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। देखो, हर कोई जो व्यक्ति है ना वह पार्लियामेंट नहीं जा सकता। क्यों सर? तो देखो, इंडिया की पॉपुलेशन आप जानते हैं बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में हमने कहा कि आप जो है, आपके पास पावर है, आप जा सकते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जाके आप लॉज बना सकते हैं। तो ऐसे तो सभी के सभी लोग पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक छोटी सी बिल्डिंग ही तो है, उस बिल्डिंग के अंदर कितने लोग आ पाएंगे? एक उसकी भी तो लिमिट होगी ना कि हाँ लेट सपोज है ना 1000 मान लेते हैं, 1000 लोग उसके अंदर आ पाएंगे, इससे ज्यादा तो लोग नहीं आ पाएंगे। पर इंडिया की तो पॉपुलेशन ही बिलियंस में है, तो अब सारे के सारे लोग अगर पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट
तो क्या वो काम कर पाएंगे, क्या वो फंक्शनिंग कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए क्या होता है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि हम क्या करते हैं ना, ग्रुप बना देते हैं कई सारे, ठीक है। एक राजस्थान ग्रुप हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक उत्तराखंड हो गया। तो ये सारे हमने ग्रुप्स बना दिए हैं, मतलब हमने ये स्टेट्स बना दिए हैं। अब इन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एमपीज देखने को मिलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलते हैं। मतलब हर एक स्टेट से कुछ जो व्यक्ति है वो चुने जाएंगे, वह जो व्यक्ति है वो पार्लियामेंट में आएंगे और वह जो है पार्लियामेंट में आके उस स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, क्लियर हो गया। बस इसी को करने के लिए ही हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव्स का कॉन्सेप्ट आता है। अब ऐसे में यह जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये किस तरीके से पार्लियामेंट पहुंचते हैं? तो वो पहुंचते हैं इलेक्शंस के थ्रू, और इलेक्शंस के थ्रू उन्हें कौन पार्लियामेंट पहुंचाता है? तो वो होती है जनता, हमारे लोग। हम जब तक किसी को वोट नहीं करेंगे तब तक वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाएगा। तो हमें पहले वोट करना होगा, तब वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे और वो हमें हमारी होप्स को आगे लेके जाएंगे, रिप्रेजेंट करने आगे जा पाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं, दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू दी पीपल। जब लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, ठीक है, हमारी जो आशाएं हैं, एस्पिरेशंस है, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव्स जो है पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में उन रिप्रेजेंटेटिव्स का हमारे लिए अकाउंटेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये इंश्योर करता है कि यह जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो हमेशा अकाउंटेबल रहे जनता के, जिन्होंने इन्हें चुना है, मतलब जिन्होंने इन्हें इलेक्ट किया है, या फिर सपोज करो जिन्होंने इन्हें वोट नहीं भी दिया है, तो ये उनके लिए क्या रहे, हमेशा अकाउंटेबल रहे, जवाब दे रहे। क्यों रहे? क्योंकि बच्चों अगर इन केस आपकी एस्पायरेशंस पूरी नहीं होती है तो आप किस व्यक्ति के पास जाएंगे? तो आप इन रिप्रेजेंटेटिव्स के ही पास जाएंगे कि आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं, पर आपने हमारी जो एस्पायरेशंस हैं, जो हमें लॉस चाहिए थे, जो हमें रूल्स चाहिए थे, रेगुलेशंस चाहिए थे, जिनकी हमें नीड थी, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट थी, आपने वो फुलफिल नहीं किए हैं। और अगर आपने फुलफिल नहीं किया है तो आपकी जवाबदेही बनती है, आपका जवाबदारी बनती है कि आप हमें बताएं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया है। तो यह सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है। अब हमने देख लिया है कि आखिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से काम करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, अदर पार्ट्स भी हमने इसके देख लिए हैं, पर हमने यह जाना है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में अप्लाई होता है, इसलिए इसके बारे में चर्चा करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। एज वेल ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक की फीचर भी है। तो बच्चों आज के इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारी नई चीजें जानी, हमने पार्लियामेंट को समझा, साथ ही साथ हमने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को भी समझा। ऐसे ही कई सारे नए टर्म्स, नए आइडियोलॉजीज, नए कॉन्सेप्ट्स को हम अगले वीडियोस के अंदर भी कवर करते रहेंगे। थैंक यू।